प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने भारत के बारे में जारी किया बयान। कहा, पीएम मोदी के शासनकाल में भारत में है एक जीवंत लोकतंत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, नफरत की मॉल खोलना चाहते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज ओडिशा के बालासोर जाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अस्पतालों में भर्ती ट्रेन हादसे में घायलों से करेंगी मुलाकात। सीबीआई ने ओडिशा ट्रेन हादसे की शुरू कर दी है जांच। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा करके दुर्घटना के कारणों की शुरू की जांच। बृजभूषण शरण सिंह के गोंडा स्थित घर पहुंची दिल्ली पुलिस। बृजभूषण समेत करीबियों से पुलिस ने की पूछताछ। 12 लोगों के दर्ज किए बयान। और दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिया अपने संस्कारों का परिचय। बातचीत पर भड़के बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने महिला पत्रकार को मारा थप्पड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। देश की बात में करेंगे बात लखनऊ की, जहां पर योगी की आज कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि शाम 4 बजे सीएम योगी के आवास पर बैठक होगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक की जाएगी। उनके आवास पर यह बैठक होगी। बता दें कि शाम 4 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगाई जा सकती है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, योगी की कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, योगी की कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। बता दें कि लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक बुलाए गए हैं। बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे आज सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक होगी, कैबिनेट बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। योगी की कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बता दें कि लखनऊ में आज योगी की कैबिनेट बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। बता दें कि शाम 4 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। लखनऊ में योगी की कैबिनेट बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, योगी की आज कैबिनेट बैठक होगी। बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी।
गौरतलब है कि शाम 4 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। इस पर बात करने के लिए सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, आज योगी आदित्यनाथ के घर पर कैबिनेट बैठक होने वाली है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव है उस पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो जमीनी स्तर पर उतारने का जो काम लगातार योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका कहीं न कहीं आज असर देखने को मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग में बड़े स्तर पे विकास कार्य हैं जो उसको प्रस्ताव दिया जाएगा, यानी अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा पेयजल और सीवर की पाइपलाइन है, उसको लगाने की जो बात चल रही है, उसको लेकर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा टेलीफोन सेक्टर्स में जो वायर बिछाने की बात हो या अलग अलग जगहों पे लगाने की बात हो, तो उसमें भी कहीं न कहीं एक तरह से प्रस्ताव में अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार एक और सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसमें ट्रांसफर की नीति है उसको कैसे किया जाए, उस पर भी अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। कैबिनेट बैठक में एक चीज और भी अहम है, निजी स्कूलों को भी इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें स्टेट में कई ऐसे निजी यूनिवर्सिटीज को खोलने की जो बात चल रही है, उस पर भी कहीं न कहीं अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा निवेशकों के तौर पे आप देखें कि इन्वेस्टर सब्मिट को लेकर बड़े स्तर पर योगी सरकार काम कर रही थी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनी तो तकरीबन 3 इन्वेस्टर बड़े पैमाने पर हुए। तो जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, अब जो इन्वेस्टर अलग अलग एक तरह से देश से आते हैं, उनको यहाँ पर कितना सुविधाएं दिया जाए, सुरक्षा के दायरे में किस तरह किया जाए, तो उस पर भी कहीं न कहीं अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। और कैबिनेट में एक और भी अहम चीज है, जिसमें पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने की बात चल रही है, परिवहन विभाग को बढ़ावा देने की बात चल रही है। इसके अलावा गृह विभाग में भी शिक्षा के स्तर को भी बढ़ावा देने पर भी अमल किया जाएगा। यानी कि ऐसे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव है, इस पर कैबिनेट की जो मीटिंग होनी है, मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक होगी, तो उसमें अंतिम मुहर लगाई जाएगी और जमीनी स्तर पे जो विकास के कार्य है उसको रफ्तार मिलेगी। जी सतीश, आपने जिस तरह से बताया कि तमाम जो है प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगाई जा सकती है, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगले साल ही लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है पूरे देश भर में इस वक्त महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, क्या उसको लेकर के कोई चर्चा होगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक अमूमन विकास कार्यों को लेकर होता है, खासकर राजनीति की बात करें तो उसका दूसरा मुद्दा होता है। लेकिन अगर हम कैबिनेट के प्रस्तावों की बात करें तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक जो विकास कार्य है जमीनी स्तर पर जब उतारा जाएगा तो कहीं न कहीं लोगों का जुड़ाव और बढ़ जाएगा। जो सुरक्षा का दायरा उत्तर प्रदेश में लगातार बनाया जा रहा है, तमाम माफियों को एक तरह से जो भी गुंडागर्दी की जो चीजें हैं उसको खत्म किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक तरह से भय का जो माहौल था वो खत्म हो रहा है। और इसके अलावा जो हम बात लगातार कर रहे हैं एजुकेशन क्षेत्र की, पर्यटन क्षेत्र की, तो एजुकेशन क्षेत्र में युवाओं के लिए सबसे बड़ी भूमिका है कि उनको अच्छी एजुकेशन मिलने, और आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी सरकार युवाओं को जोड़ने की भी पहल कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन क्षेत्र में इस तरह के बढ़ावा मिलेगा तो युवा खासकर इस सरकार से जुड़ेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बड़े स्तर पर कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा। और कैबिनेट की बैठक में यही मूल चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर कैबिनेट की इस तरह के प्रस्ताव, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव को मान्यता दी जा रही है, उस पर अंतिम मुहर लगाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए लगाया जा रहा है कि हर स्तर के हर लोगों को विकास मुहैया करे, ग्रामीण स्तर को लेकर शहरी स्तर पर, और सभी लोगों को कहीं न कहीं एक तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में और बीजेपी के प्रति जो उम्मीद है, जो एक तरह से विश्वास है, वो बढ़ सकेगी। जी सतीश, जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश का जो युवा है वो नाराज है क्योंकि बेरोजगारी राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्या उनको मद्देनजर रखते हुए कोई प्रस्ताव ऐसा पारित किया जा सकता है, इसको पास किया जा सकता है, मुहर लगाई जा सकती है? देखिए, एजुकेशन क्षेत्र की बात करें या फिर युवाओं की रोजगार की बात करें, तो जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें लंबे समय से कहीं न कहीं योगी सरकार का जो एक तरह से आत्मनिर्भर की बात हो या स्वरोजगार की बात हो,
और जो अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनियां आ रही हैं इन्वेस्टर समिट के बाद जो रोजगार के साधन खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को, खासकर युवाओं को लेकर एक ध्यान रखा जा रहा है कि हर युवा को नाराज ना हो। अगर एजुकेशन आप देखिए कि बड़े स्तर पर फैल रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के भी युवा एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक आस है, एक उम्मीद है योगी सरकार से, खासकर बीजेपी सरकार से, कि उनको रोजगार मिले और कहीं न कहीं जो एजुकेशन के क्षेत्र की बात हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी की बात हो, उनको इससे मुहैया कराया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अब बड़े स्तर पे कहीं न कहीं वैकेंसी आने वाली है, अलग अलग सेक्टर की, एजुकेशन क्षेत्र हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स हो, उसमें कहीं नहीं बड़े स्तर पर वैकेंसी आने वाली है। तो जाहिर सी बात है इस सरकार में लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को साधने को लेकर, युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लेकर या फिर सरकार के साथ जोड़ने को लेकर भी कहीं न कहीं एक तरह से पहल की जाएगी। और इस प्रस्ताव के जरिए जो कैबिनेट की आज बैठक होगी, इससे भी कहीं न कहीं संदेश दिया जाएगा युवाओं को जोड़ने को लेकर कि उनको आने वाले समय में बड़े जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी की कैबिनेट बैठक होने वाली है। ये बैठक जो है शाम 4 बजे सीएम आवास पर की जाएगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि बैठक जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इस दौरान तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी दफ्तर में हुई है मीटिंग। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस दौरान मौजूद रहे हैं। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति तय की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक की गई है। तो आपको बता दें कि एक दिल्ली में अहम बैठक की गई है जिसमें तमाम जो नेता है वो अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महिला पत्रकार को युवक पर ताबड़तोड़ वार की हत्या की गई है। तो दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं कि एक सचिन नाम के युवक पर 2 युवकों ने वार किया है। बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ वार की हत्या की गई है। शख्स की सचिन के रूप में पहचान हुई है। शख्स की सचिन के रूप में पहचान हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्या के आरोपियों की तलाश दिल्ली पुलिस अभी जारी है। सचिन को एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दक्षिणी नेब सराय इलाके का मामला आपको बता रहे हैं। युवक पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी गई है। सचिन नाम के युवक पर 2 युवकों ने वार किया है। बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ वार करके हत्या की गई है। शख्स की सचिन के रूप में पहचान हुई। शख्स की सचिन के रूप में पहचान हुई है। आपको बता रहे हैं हम खबर दिल्ली से। हत्या के आरोपियों की तलाश जारी। सचिन को एम्स में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। दक्षिणी नेपसराय इलाके का मामला आपको बता दें, जहां पर युवक पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी गई। सचिन नाम के युवक पर 2 युवकों ने वार किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सचिन पर 2 युवकों द्वारा वार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो वार करने वाला हथियार है वो बर्फ का सुए, जिससे बर्फ तोड़ी जाती है, उससे जाकर के सचिन की ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। दिल्ली युवक पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। सचिन नाम के युवक पर 2 युवकों ने वार किए। और पता चला जो चप्पू लग गया। ये मामा है, ये हमारा साला है। हमें जब कॉल आई तब तो आए। अंदर आ
इस पर बात करने के लिए कुलदीप भरत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जैसे बताया जा रहा है कि एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला करके उसकी हत्या कर दी गई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, दक्षिणी दिल्ली के नेप सराय की सुबह 11:15 की खबर है। शुरुआती जांच में पता चला कि लड़के की भाभी ने उसे पास ही की दुकान पर पनीर लेने भेजा था, जहां पहले से घात लगाए दो युवक जो उसकी जानकार थे, उन्होंने उसको रोका और कुछ देर उससे बातचीत करी और मौका देखते ही ताबड़तोड़ उससे सुए से वार कर दिया, जिसके बाद अंदरूनी अंगों के अंदर ज्यादा खून बह जाने के कारण उसको अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। अभी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। एफएसएल क्राइम टीम ने मौके से जो सबूत जुटा लिया है, एफएसएल टीम ने सबूत जुटा लिया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्पेशल स्टाफ और क्राइम ब्रांच की टीम बना दी गई है। फिलहाल अभी जो पुलिस ने जांच करी उसमें सामने आया है कि कुछ दिन पहले इन दोनों युवकों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था, जिसके आसपास के लोगों ने शांत करा दिया था। उसी पुलिस का अभी अंदेशा है कि उसी झगड़े को लेकर बदला लेने के लिए इन युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ चूहे से उसकी हत्या की है। फिलहाल अभी दोनों आरोपी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएगा कि इस युवक की हत्या क्यों की जी। कुलदीप, देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे जो वारदात है वो दिल्ली में सामने आ रहे हैं, जहां पर गलियों में खुलेआम हत्यारों द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था शाहबाद डेयरी का मामला था, और जहां पर दिन दहाड़े जो है एक लड़की की हत्या की गई थी और अब एक युवक की हत्या की गई है। क्या कुछ पुलिस की नाकामी इसमें सामने आ रही है? जो दिल्ली का है वो क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आए दिन पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस को भी नहीं बख्शते, क्योंकि कुछ दिन पहले भी पुलिस के ऊपर अभी अंधाधुंध जो आरोपी थे उन्होंने फायरिंग कर दी थी। और फिलहाल कल रात को भी एक जाफराबाद के अंदर इलाके के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की घायल होने की खबर आई है। और यही अभी जिस तरह साक्षी के मर्डर को हत्या की गई सरेआम लोगों के बीच के अंदर, उसको ताबड़तोड़ 19 से ज्यादा वार किए गए। ऐसी तमाम तरह की वारदातें दिल्ली के अंदर आए दिन हो रही है। दिल्ली पुलिस को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से अपराधी सरेआम इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जगह जगह इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। कहीं जरा जरा सी बात पर लोगों का गुस्सा जो है, जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं कतरा रहे। फिलहाल इस तरह की जो दिल्ली पुलिस पे जो सुरक्षा को लेकर इस तरह के सवाल या निशान जरूर खड़े हो रहे हैं जी। कुलदीप, जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने के लिए अभी तक पुलिस ने किस तरह की कोशिशें की हैं? कब से ये हत्यारे जो है फरार हुए हैं और उनको लेकर के पुलिस क्या एक्शन ले रही है? सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद लोकल इंटेलिजेंस और मुखबरी नेटवर्क को सतर्क कर दिया गया था, जिसके बाद से 4 टीमें बनाई गई, स्पेशल स्टाफ की और एटीएस की टीम, वहीं लोकल जो दिल्ली पुलिस की क्रैक टीम और आसपास के जो मुखबरी नेटवर्क है उनको सतर्क कर दिया गया ताकि इन लोगों की पहचान की जा सके। फिलहाल दोनों आरोपियों के इनकी पहचान हो चुकी है और अभी आरोपी दोनों फरार है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। कुलदीप, जो हत्यारे हैं उनके परिजनों का कोई सुराग लगा पाई है पुलिस? अभी तक उनकी कोई आपराधिक जो है इतिहास बताया जा रहा है? जी देखिए, इसकी भी जांच चल रही है कि दोनों ही मृतक और आरोपियों का दोनों का रिपोर्ट खंगाला गया, तो अभी तक किसी प्रकार का इनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। फिलहाल बताया जा रहा है जो दोनों युवक थे भी बताया था कि जो थे झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे, दोनों के आए दिन किसी न किसी बात पर किसी से झगड़ा होते रहते। इलाके के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए छोटे लड़के जो नाबालिग युवक है उनसे आए दिन झगड़ा करते थे, अपना रोब जमाने के लिए जिस मर्जी को धमकाते थे। फिलहाल तो पुलिस का यही जांच है कि शायद दोनों युवकों ने इस युवक को भी धमकाया होगा कुछ दिन पहले, जहां इनका आपसी विवाद हुआ और जिसको लेकर इन्होंने कल इस हत्या को अंजाम दे दिया जी। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो है अब किस तरह से खुलेआम जो है इन तरह की वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर ताबड़तोड़ वार कर करके एक युवक की हत्या की गई है। और यह हत्या ऐसे वैसे नहीं, बर्फ के सुए से एक युवक की ताबड़तोड़ वार करके उस पर हत्या की गई है। आपको बता दें कि बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ वार करके हत्या की गई है और जो दोनों आरोपी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। शख्स की जो पहचान है वो सचिन के रूप में हुई है। तो सचिन नाम के एक शख्स को दिन दहाड़े जो है कुछ युवकों ने आकर के सुबह से भोग करके उसकी ताबड़तोड़ हत्या कर दी। बता दें कि घायल को जब ले जाया गया एम्स तो वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस प्रशासन अभी तक तलाश कर रही है इन युवकों की और सीसीटीवी फुटेज इसका जो है वो सामने आया है। शख्स की सचिन के रूप में पहचान हुई है। तो दिल्ली में युवक पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी गई। सचिन के नाम
युवक पर दो युवकों ने वार किया। बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच यूपी के गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है यूपी के गोंडा से, जहां पर बृजभूषण के करीबियों से दिल्ली में पुलिस की पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने यूपी के गोंडा जाकर के पूछताछ की गई है। बता दें कि बृजभूषण के करीबियों से पुलिस ने पूछताछ की है। बृजभूषण सिंह के घर पर गोंडा पहुंची है दिल्ली पुलिस। बृजभूषण के 12 करीबियों के दर्ज किए बयान। नाम, पता, पहचान पत्र, तमाम जो सूचनाएं वो जुटाई है एसआईटी ने। अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। बृजभूषण के करीबियों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों से पूछताछ की है। ये तमाम लोग जो है वो बृजभूषण के काफ़ी करीबी हैं। पुलिस ने यूपी के गोंडा जाकर के पूछताछ की है। बृजभूषण के करीबियों के स्टेटमेंट भी दर्ज कर लिए गए हैं। बता दें कि बृजभूषण सिंह के घर गोंडा पहुंची दिल्ली पुलिस। बृजभूषण के 12 करीबियों के दर्ज किए बयान। पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। प्रवेश, जैसा कि बताया जा रहा है कि बृजभूषण के करीबियों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? जी जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहलवानों के लिए एक राहत भरी खबर तो आई है। पहलवान कई महीनों से इस बात की मांग कर रहे थे कि उनकी जांच तेज हो और उसके साथ साथ बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने एक एक्शन मोड को किया है और दिल्ली पुलिस बृजभूषण के गोंडा वाले घर पर कल देर रात पहुंची थी और वहां पर पूरी टीम के साथ वहां पर एक तरीके से मैं कहूँ छोटा सा छापा मारा था और वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे सबके बयान दर्ज किए हैं दिल्ली पुलिस ने। और उन सबसे लोगों से पूछताछ करने के बाद लगभग वहां से 1.5 से 2 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने वहां से वापसी रवाना दिल्ली के लिए हुई है। और उसमें बताया जा रहा है कि जितने भी उनके करीबी थे जो उस समय घर में मौजूद थे, सबसे अलग अलग बैठाकर दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। जी प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि तमाम पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अभी हाल ही में बृजभूषण ने अयोध्या में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने रैली निकाली थी अपने समर्थन में। तो क्या ये देखा जा सकता है कि अब उनका जो समर्थन है वो कुछ काम नहीं आ रहा और पुलिस जो है अपना काम कर रही है सही तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए पहलवानों ने अपना जो आंदोलन है पूरी तरीके से व्यापक देशव्यापी आंदोलन बना दिया है और उसमें कई तरीके से देखा जाए तो दबाव में भी सरकार आ चुकी है। अभी परसों की बात करें तो अमित शाह की मुलाकात भी खुद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने रेलवे की नौकरी की ज्वाइन की थी। और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि सरकार ने पूरा आश्वस्त कर दिया है पहलवानों को कि अब उनके कोई भी मांग को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जितनी भी कार्रवाई है, जो उचित कार्रवाई है, जो कानूनी रूप से कार्रवाई है, वो पूर्ण रूप से की जाएगी। जी प्रवेश, जिन लोगों से पूछताछ की गई है पुलिस द्वारा, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं और किस तरह के जो बयान उनके दर्ज किए गए हैं, कोई जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वहां पर मौजूद कुक से लेकर उनके साफ सफाई वाले, उनके रिश्तेदार, जो भी घर लोग मौजूद थे, बताया जा रहा है कि उन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। उसमें उनके हाउस पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी भी संख्या शामिल है और उसके अलावा जो रिश्तेदार है, मैं कहूँ परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उन सबको पुलिस ने अलग अलग बैठाकर बयान दर्ज किया। पुलिस का मकसद ये था कि पूरा सिर्फ अभी तक 137 बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने 12 बयान उनके घर के लोगों के लिए, जिसमें मैं बात करूं कुक है, सफाई वाला है, इसके अलावा परिवार जन के जितने भी लोग उस समय मौके पर मौजूद थे, सबके बयान दर्ज करके पुलिस ने लगभग 137 बयान दर्ज कर लिए और उसके बाद पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने तमाम जो है बयान दर्ज कर लिए हैं और अब आगे की कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है पुलिस द्वारा?
जी देखिए, जितने भी बयान दर्ज पुलिस ने करने थे वो लगभग कर लिए। उसके बाद पुलिस सीधा एक्शन मोड में दिखेगी। अब सीधा सीधा मैं बात करूं तो ब्रजभूषण के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है दिल्ली पुलिस। उसके बाद जो भी चार्जशीट, मैं एक कानूनी रूप की बात करूं, एक जो अगला प्रक्रिया है उसके बाद चार्ज जिस तरीके से उन्होंने बयान दर्ज किए उसमें उन सबको रखा जाएगा, संभाल के देखा जाएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस इसमें गिरफ्तारी की मांग करेगी और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की तलवार जो है, मैं ये कहूंगा अब शुरुआत हो चुकी है। उनके पास कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि तमाम लोगों के बयान लिए गए हैं, क्या ब्रिजभूषण के अलावा उनके साथ कोई और भी इस दौरान फंस सकता है कि उनके करीबी जिसने उनका साथ दिया हो? जी देखिए, इस तरीके की कोई भी बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो है अब जल्द से जल्द कहीं ना कहीं मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूँ कि ब्रजभूषण के ऊपर अब जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, क्योंकि जितने बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज करने थे वो कर लिए हैं। और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो सीधा सीधा जो है गिरफ्तारी की है, और गिरफ्तारी के बाद ही अगली प्रक्रिया मैं कहूँगा वो शुरुआत होगी। जी प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है ब्रिजभूषण पर अब शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है और तमाम लोगों से उसने बयान उसके दर्ज करा लिया। आपको बता दें कि गोंडा से अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों से पूछताछ की है। ये तमाम 12 लोग जो हैं वो ब्रिजभूषण के बेहद ही करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने यूपी के गोंडा जाकर के पूछताछ की है। ब्रिजभूषण के करीबियों के स्टेटमेंट भी दर्ज कर लिए गए हैं। ब्रिजभूषण सिंह के घर गोंडा पहुंची है दिल्ली पुलिस। ब्रिजभूषण के 12 करीबियों के दर्ज किए बयान। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें दिल्ली से अहम खबर, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है। बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हुई है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस दौरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। बता दें कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति तय की गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है। बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हुई है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस मीटिंग में मौजूद रहे और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति तय की गई है। तो बीजेपी अभी से 2024 को लेकर के बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। उसकी रणनीति जो है वो अभी से तय की जा रही है। इसके सिलसिले में बीजेपी दफ्तर में एक हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं इसको, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा, बीएल संतोष जैसे बड़े नाम मौजूद रहे। इस दौरान जो है वो 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति तय की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं इसी साल के अंत तक तमाम बड़े राज्यों में, और अगले साल जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के बीजेपी अभी से काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में एक हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं जो हुई है। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति भी तय की गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है। तो अहम खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें जो है तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, वो शामिल हुए हैं। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से, जहां पर महिला पत्रकार को थप्पड़ मारा गया है। थप्पड़ मारने का वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी वरिष्ठ नेता विजय गोयल का कारनामा सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल हैं, जिन्होंने महिला पत्रकार को थप्पड़ मारा है। मंत्री अपने संस्कारों का परिचय देते हुए महिला को थप्पड़ जड़ दिया।
महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला पत्रकार को थप्पड़ मारा गया है बीजेपी के नेता के द्वारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता है विजय गोयल, जिन्होंने ये कारनामा किया है। मंत्रियों अपने संस्कारों का परिचय देते हुए महिला को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर महिला पत्रकार को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी वरिष्ठ नेता हैं विजय गोयल, जिन्होंने ये कारनामा किया है। उन्होंने एक महिला पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया है। मंत्रियों अपने संस्कारों का परिचय देते हुए ये कारनामा किया है। महिला को थप्पड़ मारने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं और अपना आपा खो बैठे और एक महिला पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया। देखिए वीडियो। आपने अभी ये बात बोली शांत रहो शांत जी। मैंने उनको ये कहा ये जरूरी नहीं है कि RWM को फीडिंग करे जी। दूसरी बात ये है फीडर में रूल तुमको रिकॉर्ड कर रही हो। आर यू मोर स्मार्ट? आर यू मोर स्मार्ट? मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या? आर यू मोर स्मार्ट? बोथ पीपल। आपने बोला कि डॉग को फीडिंग नहीं। आपने देखा किस तरह से एक बीजेपी के नेता हैं बात कर रहे थे पत्रकारों से और उठ करके अचानक से थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उनको रिकॉर्ड कर लिया गया। मैंने उनको ये कहा ये जरूरी नहीं है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने महिला पत्रकार को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। अब इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपने बोला कि डॉग को फीडिंग नहीं करवानी। आपने अभी ये बात बोली मैंने उनको ये कहा ये इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता जसविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर, एक बड़ा वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी नेता जो है वरिष्ठ नेता है, उन्होंने महिला पत्रकार को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? बता दें कि आजकल जो बीजेपी के नेता हैं इन पर इल्जाम, कई नेताओं पर इल्जाम लगते आ रहे हैं। अभी ब्रिजभूषण के ऊपर महिला पहलवानों ने इल्जाम लगाया। अब ये बीजेपी के ही पूर्व मंत्री हैं विजय गोयल, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि एक महिला पत्रकार के साथ इन्होंने मारपीट की है। वो कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, वहां बैठकर कोई जो मीटिंग चल रही थी वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। उनके ऊपर इन्होंने हाथ छोड़ दिया और कहा कि आप रिकॉर्ड क्यों कर रही हैं। आजकल बीजेपी के जितने भी नेता हैं ये अपना संयम शायद खो चुके हैं, इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। कभी महिला पत्रकारों के साथ, महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़, कभी महिला पत्रकारों के साथ मारपीट। आजकल यही चल रहा है। आप देख रहे होंगे कई बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर इल्जाम लग चुके हैं। जी, क्या कुछ बात चल रही थी जिसमें वो अपना आपा खो बैठे? क्या उनको रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने मना किया था और अचानक से क्या ये बात वो कायदे से भी कह सकते थे कि इसको रिकॉर्ड मत करिए? आपा खोने की क्या जरूरत पड़ गई? वही तो बात है कि आजकल जितने भी ये बड़े नेता हैं ये अपना आपा एक सेकंड में खो देते हैं और फट से अपना हाथ छोड़ देते हैं। कभी महिला पत्रकारों के साथ, कभी किसी के साथ। आप देख सकते हैं कि महिला पत्रकार सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी। क्या बात हो रही थी? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी बात हो रही थी जिसकी वजह से वो नेता उठे और उन्होंने तमाम जो है सरेआम जो है थप्पड़ जड़ दिया? उनकी आपसी बातचीत चल रही थी किसी को लेकर कि जो एक फीडिंग का मामला था जो चल रहा था, जिसपे इनको गुस्सा आ गया कि आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। लेकिन पीछे ही उस महिला पत्रकार ने कहा कि आपके पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सिर्फ पत्रकार को ही क्यों रोक रहे हैं। पत्रकारों को रोकना कहाँ जाएगा। जी, जैसा कि महिला पत्रकार द्वारा कहा गया है, अब वीडियो में भी देखा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वहां पर वो भी अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या ऐसा फूट पड़ी गुस्सा कि उन्होंने उस महिला पत्रकार को टारगेट किया? यही बात है कि ये फट से अपना आपा खो देते हैं। बात महिला पत्रकार की नहीं, अगर वहाँ पे और कोई भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बीजेपी के नेता हैं विजय गोयल, जिन्होंने सरेआम जो है महिला पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया। ये जरूरी नहीं है कि RWM को फीडिंग करे जी। दूसरी बात ये है, इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भिंड से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मच गया है। बीजेपी के एक पोस्टर पर बवाल मच गया है। पोस्टर में सिंधिया नरेंद्र तोमर की तस्वीर गायब है। बता दें कि संवाद कार्यक्रम में मंच के पीछे ये बैनर लगा था जिसमें सिंधिया की तस्वीर गायब थी। कांग्रेस ने तस्वीर गायब होना बताया है गुटबाजी। तो बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मच गया है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मच गया है, जिस पोस्टर में सिंधिया और नरेंद्र तोमर की तस्वीर जो है वो गायब है। इसके बाद संवाद कार्यक्रम में मंच के पीछे ये बैनर लगा था। आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तस्वीर गायब होना गुटबाजी है। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मच गया है। पोस्टर में सिंधिया नरेंद्र तोमर की तस्वीर गायब है। संवाद कार्यक्रम के मंच पर यह बैनर लगाया गया था जिसमें से 2 तस्वीरें गायब थी। कांग्रेस ने तस्वीर गायब होना बताया है गुटबाजी। बता दें कि पोस्टर में सिंधिया नरेंद्र तोमर की तस्वीर जो है वो गायब थी। संवाद कार्यक्रम में मंच के पीछे लगा था बैनर। इस बैनर से 2 तस्वीरें गायब थी। कांग्रेस ने तस्वीर गायब होना बताया है गुटबाजी। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो उस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र तोमर और सिंधिया वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद अब जो है बवाल मच गया है। ये पोस्टर जो है भिंड का आपको बता रहे हैं, जहाँ पर संवाद कार्यक्रम के मंच पे ये बैनर लगा था। कांग्रेस ने तस्वीर गायब होना बताया कि ये गुटबाजी है। बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मच गया है। आप तस्वीरों में अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको तस्वीर दिखाई जा रही है इस पोस्टर की, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम जो नेतागढ़ है वो इस पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिंधिया और नरेंद्र तोमर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मच गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर इकाना में हुए हादसे से जुड़ा मामला सामने आया है। मामूली धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। इकाना प्रशासन पर मामूली धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 2 महिला और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। महिलाओं की मौत हो गई थी। बता दें कि इकाना प्रशासन पर मामूली धाराओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। घायल चालक सरताज के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज तो किया गया, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफ़ी मामूली बताई जा रही हैं, जबकि जो हादसा हुआ है वो काफ़ी गंभीर है। घायल चालक सरताज के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरताज के भाई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या की धारा ना लगा करके केस कमज़ोर किया गया है। होर्डिंग गिरने से हादसे में माँ बेटी की मौत हो गई थी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में इकाना में जो बड़ा हादसा हुआ था, होर्डिंग गिरने से बता दें कि एक स्कॉर्पियो कार पर एक बड़ी सी होर्डिंग थी वो गिर गई थी, जिसके चलते स्कॉर्पियो कार में बैठी 2 महिला जिसमें माँ बेटी थे और जो ड्राइवर था वो उसमें दब गए थे और पता चला कि जो दोनों माँ बेटी थे वो उनकी मौत हो गई थी और जो ड्राइवर तक सरताज वो जो है वो घायल निकाला गया था। बता दें इस मामले में जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बेहद ही कमज़ोर की गई है। गैर इरादतन हत्या का केस ना दर्ज करके इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। मामूली धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया है। होर्डिंग गिरने से हादसे में माँ बेटी की मौत हुई थी। आपको बता दें कि लखनऊ में इकाना में हुए हादसे से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक होर्डिंग गिरी थी। इस मामले में मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इकाना प्रशासन पर मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया है। घायल चालक सरताज के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन बेहद ही कमजोर धाराओं में इकाना प्रशासन पर मामूली धाराओं में
केस दर्ज किया गया। घायल चालक सरताज के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। गैर इरादतन हत्या की धारा न लगा करके केस को कमजोर किया गया। होर्डिंग गिरने से हादसे में मां बेटी की मौत हुई थी। तो लखनऊ के इकाना में हुए हादसे से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर होर्डिंग गिरने से दो मां बेटी और एक ड्राइवर सरताज दब गए थे और इसमें मां बेटी की मौत हो गई। जो घायल सरताज था उसके भाई के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन जिस केस को बेहद ही कमजोर धाराओं में दर्ज किया गया। इकारा प्रशासन पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर बात करने के लिए भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, जो मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं इस पे साथ देती हुई नजर आ रही है। उसने बेहद ही कमजोर धाराओं में केस दर्ज किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल कल जो तकरीबन लगभग 3 से 4 बजे के बीच में राजधानी लखनऊ में तेज आंधी आई और उसके बाद जो 3 लोग उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि होर्डिंग लगी थी, होर्डिंग गिर गई थी कार के ऊपर। तमाम कोशिशें की गई, क्रेन की मदद से कार को होर्डिंग को हटाया गया और कार को निकाला गया। कार में 3 लोग थे, एक माँ बेटी थी और ड्राइवर था। माँ बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है और ड्राइवर को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसके बाद जो ड्राइवर का जो भाई है, कहते हैं जो ड्राइवर जो चालक था सरताज, उसके भाई ने एक तहरीर दी इकाना प्रशासन के खिलाफ। मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया। जो धारा लगाई है वो 304A यानी कि लापरवाही में किसी की मौत हो जाना, और धारा 338 ये धारा का मतलब है ऐसा काम करना जिससे मानव शरीर खतरे में पड़ जाए। ये 2 धाराएं तो लगाई है पुलिस ने, लेकिन एक गंभीर सवाल पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है कि ये हत्या का भी अगर धारा लगाती तो मामला और अच्छा हो सकता था, क्योंकि ये गैर इरादतन हत्या का जो धारा ना लगाकर ये इस मामले को कमजोर किया गया। कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को कमजोर करना चाह रही है, क्योंकि ये हादसा और भी हो सकता था। अगर इसी तरीके की धारा, मजबूत धारा लगाई होती गैर इरादतन हत्या की, तो शायद जो आगे जो होर्डिंग्स लोग लगाते हैं वो थोड़ा सा संभल कर लगाते और मजबूत हो जाती धारा। फिलहाल अभी धारा को हल्का कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जब हमने पुलिस के तमाम अधिकारियों से इस मामले पर बात करी, उन्होंने कहा कि पूरी विवेचना की जाएगी। अगर कोई भी लापरवाही किसी तरह की भी सामने आती है विवेचना के बाद, तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल राजधानी लखनऊ में अब जो होर्डिंग्स हैं जो फर्जी तरीके से लगी है, या तमाम होर्डिंग्स की जांच भी शुरू हो गई है। अब जो फर्जी तरीके से लगी होंगी उनको भी नोटिस जो नगर निगम द्वारा तमाम तरीके से भेजा जाएगा। फिलहाल 2 लोगों की जान चली गई है। इसका जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन जिम्मेदार जो है वो इकाना प्रशासन है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन किस तरफ से किस तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाता है कार्रवाई के लिए, और क्या इकाना प्रशासन के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है कि नहीं। जी, आपने जैसे तमाम जानकारी दी, बताया, क्या कुछ इससे निकाला जा सकता है कि पुलिस जो है वो इकाना प्रशासन पर ढिलाई देते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ढिलाई साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अगर धारा को बढ़ाते गैर इरादतन हत्या की अगर धारा लगती तो कहीं ना कहीं ये कड़ी कार्रवाई पुलिस करती इकाना प्रशासन के ऊपर। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि अब मामले की जांच की जा रही है और नोटिस भी तमाम तरीके की नगर जो आयुक्त जो जहाँ नगर निगम को दी गई थी, तमाम जो कमिश्नर है लखनऊ की रोशन जैकब, उनके द्वारा दी गई थी कि होर्डिंग्स की जांच पड़ताल की जाए। 10 दिन पहले ही इन नोटिस को जारी किया गया था। अब ये हादसा हो गया, एक दुखद हादसा राजधानी में हुआ। एक परिवार, हंसता खेलता परिवार जो मातम में चला गया कि माँ और बेटी की जो जिस तरीके से मौत हो गई। अगर पुलिस विवेचना आप देखते हैं किस तरीके से आगे करती है, क्या इकाना प्रशासन के ऊपर धाराएं और बढ़ाती है, क्या मामले को रफा दफा करती है इन धाराओं के बाद। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि होर्डिंग गिरने का मामला था, लखनऊ में आया था, जहां पर पुलिस ने बेहद ही कमज़ोर धाराओं में इकाना प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आगरा से, जहां पर 9 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। किराएदार और आरोपी के कमरे में बच्ची का शव मिला है।
आगरा में 9 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या की गई है। बता दें कि किराएदार और आरोपी के कमरे में बच्ची का शव बरामद हुआ है। सोमवार सुबह से बच्ची लापता थी। परिवार के लोग पुलिस से बरामदगी की लगा रहे थे गुहार। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम गृह भेजा है। परिवार के लोग पुलिस से बरामदगी की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम गृह भेजा है। मासूम बच्ची की हत्या का आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। ये पूरा मामला आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बीधा नगर का बताया जा रहा है। आगरा से अहम खबर, जहां पर 9 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। किराएदार और आरोपी के कमरे में बच्ची का शव बरामद हुआ। सोमवार सुबह से लापता बच्ची थी। अगली खबर जौनपुर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया है। तो तेज रफ्तार का कहर जो है वो अभी भी जारी है, जहां पर जौनपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार 4 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। पिता घायल है। पुत्र को दवा दिलाने के लिए बदलापुर आया था। बताया जा रहा है कि पिता घायल पुत्र को दवा दिलाने के लिए बदलापुर आया था। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार 4 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। पिता घायल हो गया था और बता दें कि पुत्र को दवा दिलाने के लिए बदलापुर आया था। तो बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर कस्बे का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस हादसे में एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार 4 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। पिता घायल बताया जा रहा है, जबकि पुत्र को दवा दिलाने के लिए बदलापुर आया था जब यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। बाइक सवार 4 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया जाना है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। वहीं भारत सरकार के आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर के गैरोसिन ग्राउंड में किया जाएगा। कार्यक्रम में एक साथ 20,000 लोग योगा करते हुए नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, जहां जबलपुर शहर में कई स्थानों पर योगा दिवस के कार्यक्रम का प्रसारण होगा और कुछ स्थानों पर प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में सभी जो है मुख्य राष्ट्रीय स्तर के किन किन लोगों का आना है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। लग पाएगा, उसके बाहर जाके वो अटेंडेंस नहीं लगा पाएगा। इसकी बहुत पुख्ता इस बार तैयारी की गई है। आप लोगों को विदित है कि जबलपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जबलपुर का उसके लिए चयन किया गया है। तो उस तिथि पे गैरिसन ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा ये सुबह 5:30 से रहेगा। मुख्य कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और योगा का जो प्रोटोकॉल होगा वो 7 बजे से लेके 7:45 तक रहेगा। जो मुख्य ग्राउंड है जहाँ पे ये कार्यक्रम होना है, वहाँ लगभग 15 से 20,000 के आसपास लोग वहाँ उपस्थित होकर योगा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई स्थानों पे समानांतर रूप से यही कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किया जाएगा। तो मेरी जबलपुर की जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में सहभागी बने और अभी से लेके योगा दिवस तक लगातार योगा प्रोटोकॉल का जो 45 मिनट का कार्यक्रम है उसका लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करें।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का